कृषि विज्ञान केंद्र अरवल में उपस्थित हैं, जहां पर वरीय कृषि वैज्ञानिक पौधा विशेषज्ञ शशि भूषण कुमार शशि उपस्थित हैं। तो मैं इनसे जानकारी लूँगा कि किस पौधे को किस तरह से संरक्षित किया जाए, उर्वरक कैसे दिया जाए, सिंचाई कैसे किया जाए कि किसानों को उपज अच्छी मिले। तो डॉक्टर शशि कुमार शशि जी, आपका कृषि क्रांति रोहतास में तहे दिल से स्वागत है। धन्यवाद। मैं आपसे जानकारी चाहता हूं कि किस यानी अभी धान का फसल लगा हुआ है खेत में, तो धान की फसल को कौन सा उर्वरक कितनी मात्रा में दिया जाए कि किसानों को उपज अच्छी मिले। सभी किसान भाइयों को मेरा नमस्कार। मैं शशि भूषण कुमार केंद्र कृषि विज्ञान केंद्र अरवल से आप लोगों के समक्ष मैं धान की खेती के विभिन्न पहलुओं पर ध्यान देने के लिए उपस्थित हुआ हूं। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि हम लोगों का जो क्षेत्र है वह धान बहुल क्षेत्र है, जिसको कि धान का कटोरा कहा जाता है। उत्पादकता हमारे यहाँ बहुत बेहतर है। अमूमन अगर हम एवरेज यील्ड भी देखते हैं यहाँ की, तो किसानों को लगभग 60 कुंटल से लेकर 70 कुंटल प्रति हेक्टेयर का उत्पादन मिलता है। आवश्यकता अब यह है कि धान के खेती में कुछ परिवर्तन लाए जाएं, ताकि किसानों को आर्थिक रूप से आमदनी भी हो सके और उसमें पादप सुरक्षा का एक अलग ही महत्व होता है, मुकाम होता है। किसान भाइयों, धान की खेती आप हमसे बेहतर जानते हैं, आप बहुत दिनों से कर रहे हैं, बहुत कुछ समझ रहे हैं, लेकिन थोड़ी सी उसमें अगर वैज्ञानिकों की राय ली जाए तो निश्चित रूप से एक और क्रांति हमारे यहाँ उत्पादन में आ सकती है। हम सबसे पहले बात करते हैं धान की किस्मों की। धान की जो किस्में हैं, बहुत सारी किस्में आई हैं, लेकिन जिस पर मेरा ध्यान आपको हम दिलाना चाहते हैं वो है MTU 7029 अर्थात नाटी मंसूरी। यह हमारे यहाँ बहुत दिनों से लग रही है। यह किस्म काफ़ी पुरानी हो चुकी है, जिसके कारण इसमें शीथ ब्लाइट रोग का प्रकोप भी ज़्यादा होता है। और पूरे शाहाबाद या इसके जो समीपवर्ती ज़िले हैं जहाँ नहर सिंचाई प्रणाली है, वहाँ अमूमन धान की फसल के रूप में नाटी मंसूरी को ही लिया जाता है। और काफ़ी किसान इस रोग से, जिसको हमने शीथ ब्लाइट कहा, देहाती भाषा में किसान इसको गलका रोग कहते हैं, जिसके कारण काफ़ी क्षति उठानी पड़ती है। हम किस्मों का बदलाव करें, नई किस्में लावें। उत्पादन धान में तो हमको अधिक मिल जाता है, लेकिन जो हमारी सबसे बड़ी समस्या है, रबी की फसल हमारे यहाँ लेट हो जाती है, जिसके कारण मेरा गेहूँ, चना, मसूर इसका उत्पादन घट जाता है। हम दो तरफा मार झेल रहे हैं। एक तो धान में कीट व्याधि नियंत्रण भी है, और दूसरी तरफ हम अगर यह देखते हैं कि रबी के फसलों में हमको उत्पादन के रूप में बहुत कम मिलता है, जिससे हमको काफ़ी हानि पहुंचती है। किसान भाइयों, हम धान की खेती के बारे में आज, चूँकि समसामयिक यही है, हम उसके बारे में बात करें तो बेहतर होगा। धान की खेती आप जब भी करते हैं तो दो बिंदुओं पर आप अपना ध्यान निश्चित रूप से केंद्रित करें। एक तो है खरपतवार नियंत्रण और दूसरा है कीट व्याधि एवं रोग नियंत्रण। खरपतवार नियंत्रण के लिए आप शुरू से ही इस पर ध्यान दें। उसके विभिन्न तरह की टेक्नोलॉजी होती है, जिसको हम कहते हैं कल्चरल प्रैक्टिसेस, केमिकल प्रैक्टिसेस, बायो कंट्रोल। ये सारी चीज़ें हैं, इस विधियों को अपनाएं। और ख़ास करके जब हम नर्सरी तैयार करते हैं तो नर्सरी में आपके लघु क्षेत्र में नर्सरी का उत्पादन होता है, वहाँ पर खरपतवार नियंत्रण करना हमारे लिए बहुत ही आसान होगा। वहाँ से वह स्थानांतरित होकर के आपके मुख्य खेत में न जा पाए, इसलिए नर्सरी में रोग कीट व्याधि नियंत्रण वहाँ से ही प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले खरपतवार का नियंत्रण करते हैं। नर्सरी का बीज डालने से पहले उसमें जो खरपतवार नाशी है, जैसे कि आपको ग्लाइफोसेट है या आपको साइक्लोनियोडिन है, चाहे आप चाहें तो उसको एक सफ़ेद पॉलीथीन से भी ढक सकते हैं, जिसको आप सूर्य के प्रकाश की किरणों के द्वारा, उसमें मारक क्षमता होती है, नीचे से बाष्पीकरण होता है और खरपतवार खुद ब खुद गल जाता है। इस तरह से आप पहले
अपने क्यारी को नीट एंड क्लीन कर लीजिए, बढ़िया कर लीजिए। उसमें बिचड़ा डालिए, बिचड़ा में को भी निरीक्षण करते रहिए कि बिचड़ा में कहीं कुछ ऐसा तो खरपतवार का प्रकोप नहीं हो रहा है। अब बिचड़ा से हम सबसे पहले कीट व्याधि नियंत्रण का शुरुआत करते हैं। हम क्या करेंगे, जब हम बिचड़ा उखाड़ने की जो पोजीशन आती है उससे 2-3 दिन पहले हम उसमें क्लोरोपाइरीफॉस 25 ईसी 3 ml प्रति लीटर का घोल बना करके स्प्रे कर देंगे। इसके बाद हम बिचड़ा उखाड़ करके खेत में लगाएंगे। इससे हमको फ़ायदा क्या होगा कि उस समय में रूट बोरर या स्टेम बोरर जो 21 से लेकर के 40 दिन तक आपकी फसल को सुरक्षा प्रदान करेगा, उसमें कीट का प्रकोप नहीं होगा और इस कीट से आप अपने फसल की सुरक्षा कर सकते हैं। समय बीतता है, आप पानी, जहाँ तक आपको हम ये बताना चाहते हैं कि धान में जो टिलरिंग टेंडेंसी होती है, धान में जो कल्ले निकलते हैं, ब्यात करते हैं, वो 40 से 45 दिन का समय होता है। हमने अक्सर यहाँ किसानों को देखा है कि 1 महीना या 1 महीने के बाद का बिचड़ा वो खेत में लगाते हैं। ज़रा सोचें आप ध्यान से, 40 दिन, पूरे धान की जो जीवन काल होती है वो 150 दिन की होती है और 150 दिन में से आपने 40 दिन 30 दिन सीड नर्सरी में ही बिचड़ा को छोड़ दिया। और मैंने तो पौधा को लगभग ज़मीन में सेटल होने में 5 से 6 दिन का समय लग जाता है। अब 36 दिन आपका हो गया, 9 दिन में आपका धान कितना ब्याज कर देगा, यह भी थोड़ा सोचने की बात होती है। इसलिए आप जब भी पौधा लगाएं 20 से 25 दिन के अंदर पौधा आप अपने खेत में रोपित कर लें तो आपके उत्पादन में कई गुना की वृद्धि हो जाएगी। अब हम दूसरा पक्ष पर ध्यान देते हैं। धान की खेती में नमी का होना ज़रूरी है, न कि पानी का लगा रहना ज़रूरी है। धान 30 से 40 दिन के बीच में एक बार खेत को सूखना चाहिए, ड्रेनेज कंडीशन होना चाहिए, खेत से आप पानी निकाल दीजिए। लेकिन यह बहुत बड़ी समस्या है कि जल निकासी का उचित प्रबंधन नहीं है, यह असंभव है। फिर भी आप इन चीज़ों से बचने के लिए थोड़ा मानसून से पहले समय का आकलन कीजिए। आप 20 जून तक किसी भी तरह से धान का रोपण कर लीजिए, आपको बहुत ही सूटेबल कंडीशन धान की खेती के लिए आपको मिल जाएगा। इसके बाद हम आते हैं कीट व्याधि और रोग नियंत्रण पर। धान में मुख्य रूप से जो रोग लगता है, जो हमारे यहाँ काफ़ी व्यापक पैमाने पर देखी गई है, जिसका नाम है शीथ ब्लाइट। शीथ ब्लाइट रोग, इससे बचने के लिए आप अपने खेतों में हेक्साकोनाजोल नाम की जो दवा आती है या प्रोपिकोनाजोल, इस दवा को 250 ml प्रति एकड़ के हिसाब से खेतों में लगभग 150 लीटर पानी में घोल बना करके छिड़काव कीजिए। दूसरा है बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट। इसकी भी मतलब प्रकोप हमारे यहाँ काफ़ी पाई जाती है। VLB से बचने के लिए आप उसमें ये स्ट्रेप्टोसाइक्लिन 10 ग्राम 60 लीटर पानी के घोल में 150 लीटर का आपको घोल बनाना है और आप उसमें कॉपर ऑक्सीक्लोराइड या डाइथेनियम 45 इसका घोल बना करके 300 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से छिड़काव कीजिए। इससे आपका यह रोग नियंत्रित हो जाएगा। रोगों का आकलन करते रहिए, अगर नहीं रुक रहा है 15 दिन के बाद फिर इसको रिपीट कर दीजिए, आपके खेत में यह रुक जाएगा। एक जो भयंकर रोग हमारे यहाँ है, जो कि जिसके बारे में कहावत है कि यह लक्ष्मणिया रोग है, जिसमें उत्पादन खेत में बढ़िया होता है, उसी खेत में यह रोग लगता है। उस रोग का नाम है फॉल्स स्मट ऑफ पैडी। आप जिसको कि हम लोग देहाती भाषा में बोलते हैं लेढ़ा। लेढ़ा से बचाव करने के लिए जब पौधे में दुग्धावस्था समाप्त हो रही है और मैच्योरिटी आने की स्थिति है, उसी बीच के पीरियड में इस रोग का प्रकोप शुरू होता है। पहले ये छोटा छोटा गांठ भूरे रंग का आपके खेतों में बनता है, जो कालांतर में गिरोई कलर का होते हुए धीरे धीरे काला पड़ने लगता है और जिससे कि धान की गुणवत्ता खराब होती है। इससे बचाव के लिए आप खेत में प्रोपिकोनाजोल और उसके साथ एक कीटनाशी इमिडाक्लोपीड 17 SL आप उसमें मिला करके स्प्रे कर दीजिए, जिससे कि फल मक्खी भी दूध वाले अवस्था पर नहीं बैठेगी। उसकी वो जो अपना मलमूत्र त्याग करती है, जिससे जो धब्बे बन जाते हैं या चूसक कीट होता है जो उसको चूसेगा, तो उन सारी चीज़ों से प्रकोप
से आपको बचाया जा सकता है और आप धान एक अच्छी फसल, गुणवत्तापूर्ण फसल का उत्पादन ले सकते हैं। जब 90 से लेकर 95% परिपक्व अवस्था आ जाए आपके खेत में, परिपक्व हो जाए, आप फसल की कटाई कीजिए। 3-4 दिन रेव में लगा करके, पिटाई करके, धूप में 2-3 दिन सुखा करके, बोरा में बंद करके उसको आप निश्चित समय के लिए आप उसका स्टोरेज कर सकते हैं। बाजार भाव बढ़ने पर आप उससे अतिरिक्त आय ले सकते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, एक बात बताएं, आपकी नाटी मंसूरी जो धान है उसमें लग जाता है गल का, तो कौन सी प्रभेद लगाई जाए कि नाटी मंसूरी की तरह उपज दे और गल का भी दे? अभी बहुत सारी जो धान की किस्में हैं जो बिहार कृषि विश्वविद्यालय के द्वारा रिलीज की गई है, जैसे कि सबौर हीरा है, इसके बाद आपको सबौर संपन्न है। उत्पादन बहुत ज़्यादा मायने नहीं रखता है। हमको एक फसल योजना ऐसी बनानी चाहिए कि हम 100 समय खरीफ का तो उत्पादन धान हम दे ही रहे हैं, हम रबी का भी 100 समय बुआई। मेरे कहने का मतलब ये है, जिसको हम कहते हैं सोइंग विंडो। आप एक सोइंग विंडो मन में सोचिए और बनाइए। 20 जून से पहले धान लगाइए और 20 नवंबर से पहले गेहूँ लगाइए। आप निश्चित रूप से बहुत सारे रोगों से भी बचेंगे, बहुत सारे आपको कीट व्याधि नियंत्रण भी आराम से होगा और आपका उत्पादन भी बेहतर होगा, जिससे कि आप अपने भविष्य के आर्थिक योजनाओं को तय कर सकते हैं हमको भविष्य में क्या करना है। अच्छा डॉक्टर साहब, दूसरी बात आपने बहुत अहम बात बोला कि जिस धान में लीड़ा लगता है उससे अच्छी उपज मानी जाती है। समझ नहीं पाया, इस बात किसानों को बताया जाए किस तरह से? नहीं, वो ये कहावत आज से नहीं है, या सनातन से चला रहा है, अनादिकाल से चला रहा है। इसका यह लक्षण है कि धान की फसल जिसकी बहुत बढ़िया होगी, फलन बहुत बढ़िया होगा, दाने बहुत पुष्ट होंगे, उसी खेत में इस रोग का प्रकोप होगा। तो आपको इसको नियंत्रित करना है। आप पिछले वर्षों का आकलन कीजिए, अगर आपके खेत में यह रोग आया था, आप सबसे पहले धान की किस्म को बदलिए जो कि रस्ट रेसिस्टेंट वैरायटी हो, डिजीज रेसिस्टेंट वैरायटी हो, इंसेक्ट रेसिस्टेंट वैरायटी हो। इन सारी किस्मों को चुनिए। आप अपने क्षेत्र के कृषि विज्ञान केंद्रों में जाइए, वहाँ पर ये सारी जानकारियाँ उपलब्ध है। हम जितने भी वैज्ञानिक हैं आपकी सेवा में हमेशा तत्पर रहते हैं। आप कोई भी फसल लगाने से पहले एक बार कृषि विज्ञान केंद्र में आपका आगमन होना बहुत ज़रूरी है, या हम लोगों से संपर्क बनाइए। हम गांव में भी आ सकते हैं, गांव में लोगों को प्रशिक्षण देंगे ताकि एक गुणवत्तापूर्ण उत्पादन हो सके, आपको अधिक से अधिक लाभ प्राप्त हो सके। बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब जो आपने किसानों को जानकारी दी। धन्यवाद।